वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, अपना रिवीजन चल रहा है। फोर्थ चैप्टर अपना रिवीजन चल रहा है क्लियरली। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मेरे साथ रिवीजन ध्यान से देख लेना। जो पॉइंट डाउट रह गया है वो क्लियर हो जाएगा, और उसके अलावा भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, अपन वापस रिपीट कर लेंगे। तो चलिए, फोर्थ चैप्टर अपना फोर्थ चैप्टर है कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन क्या है? यहाँ पे एक अधातु है। कार्बन क्या है? यहाँ पे एक अधातु है। तो कार्बन देखो, जिसको अपन C से डिनोट करते हैं, कार्बन C से डिनोट करते हैं। तो कार्बन क्या है कि पहली चीज की कार्बन जो सक्रिय श्रेणी में आता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। कार्बन का जो सक्रिय श्रेणी में कार्बन को रखा गया है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6 हो गया। अपन इसको C से दर्शाते हैं। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। मतलब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। तो फर्स्ट राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। बाद में कितने बचेंगे? 4। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ये कार्बन की ज्यामिति है जो चतुष्फलकीय होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इतना अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, या तो चारों इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्यों? इसको अपना अष्टक पूरा करना है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? कार्बन की संयोजकता हो गई 4। कितनी हो गई? 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखो अब देखना कि कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। किसके? कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया 6C12, 6C13 और 6C14। ये 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं कार्बन के। ठीक है, अब देखना अपन कार्बन के सहसंयोजी आबंध की बात करें। कार्बन के सहसंयोजी आबंध की बात करें तो जो आयनिक यौगिकों के अलावा ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते। जिनके अणुओं के आयन नहीं होते, मतलब आयनिक यौगिकों के अलावा ऐसे कुछ यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते। जैसे मतलब कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनकी अणुओं के क्या होते हैं? आयन नहीं होते। क्या एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये कुछ ऐसे यौगिक है जिनके क्या नहीं होते? अणुओं के आयन नहीं होते। ठीक है, आयन नहीं होते। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु के रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयन प्रेजेंट नहीं होते, आयनिक बंध नहीं होता। तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? किसके द्वारा जुड़े होते हैं? रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी आकृति जैसे अपन इनमें क्या होता है कि यह क्या करते हैं? जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको अपन डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, आगे आगे अपन चलेंगे। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं आपस में। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा इनके ये आपस में जुड़े रहते हैं, ना कि आयनिक बंधों द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन अणु की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन अणु है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन अणु की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन अणु की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। प्लस अतः इसके के कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए या फिर ये अपना कोष पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन या तो ये त्याग देगा या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से साझा करेगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन किसी और से साझा करके अपना कोष पूरा भरता है, अपना कोष पूरा भरता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, एक इसकी परमाणु संख्या 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लोरीन की बात करूं मैं, क्लोरीन अणु की बात करूं, नेक्स्ट देखो क्लोरीन अणु की बात करूं तो क्लोरीन अणु भी क्या करता है, इसके अंतिम कोश में, क्लोरीन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है। क्लोरीन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है। तो ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, एक क्लोरीन से या तो क्लोरीन या किसी और अणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, या तो क्लोरीन से या फिर किसी अन्य अणु से अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करता है, बंध बनाता है, अपना अष्टक पूरा करता है। तो जैसे क्लोरीन है तो ये किससे, क्लोरीन से ही अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। एक क्या करता है, ये अन्य से लेता है, ये क्या करता है, अन्य से लेता है, अन्य से लेके यह सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करूं ऑक्सीजन अणु की, नेक्स्ट मैं बात करूं ऑक्सीजन अणु की, तो ऑक्सीजन अणु में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यह किसी अन्य ऑक्सीजन परमाणु से लेके अपना सहसंयोजी बंध बनाता है और सहसंयोजी बंध बना के अपना अष्टक कंप्लीट करता है, अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है, अब देखो सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 कोई परमाणु होते हैं, वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक अन्य परमाणु से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अन्य परमाणु से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो वहां इलेक्ट्रॉन लेके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सहसंयोजी आबंध जो एक बंध बनाते हैं, वही बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध। तो इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बना बंध, इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संयोजी आबंध। इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बना हुआ बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके गुण, सहसंयोजी आबंध के गुण, तो इसका पहला गुण है कि इसमें क्या होता है, अंतराणुक बल कम होता है। अंतराणुक बल का मान क्या होता है, कम होता है, अंतराणुक बल कम होता है। प्लस इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। सहसंयोजी आबंध का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक कम होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होता है, तीसरा इसका देखना, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इनके अंदर अंतराणुक बल कम रहता है, इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, प्लस ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध डेफिनेशन समझ में आ गई। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी,
इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए अन्य परमाणु अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो अब ग्रहण कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाता है, वही बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप अपन ने थर्ड चैप्टर में भी पढ़े थे, कार्बन के अपरूप अपन ने थर्ड चैप्टर में भी पढ़े थे। पहला है हीरा, कार्बन के अपरूप, कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, मैंने सेकंड थर्ड चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको। तो किसी भी तत्व के, इनमें किसी भी तत्व के भिन्न रूप में रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी भी तत्व के भिन्न रूप में रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। जिनके भिन्न रूप में रासायनिक गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन भौतिक गुण क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, वह क्या कहलाएगा, अपरूप कहलाएगा। इसके दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। अगर हीरे की बात करें, अगर हीरे की बात करें तो हीरा क्या होता है कि सबसे मजबूत, सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो कार्बन का अपरूप है, सबसे कठोर पदार्थ। इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, इसका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, प्लस ये सबसे कठोर पदार्थ है। और यहाँ प्रत्येक परमाणु, इसके प्रत्येक परमाणु क्या करते हैं, चार अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाते हैं, चार अन्य परमाणु के साथ बंध बनाते हैं, एक चतुष्क फल की संरचना का निर्माण करते हैं। जो हीरा होता है उसका प्रत्येक परमाणु अन्य चार परमाणुओं के साथ बंध बनाकर एक चतुष्क फल की संरचना का निर्माण करता है। और यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का बिल्कुल शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप है। ठीक है, हीरे की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अन्य चार कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। प्रत्येक परमाणु इसका अन्य चार कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है, बंध बनाता है। तो एक चतुष्क फल के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है हीरा। ठीक है, हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, चतुष्क फल की, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। और अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, मैं ग्रेफाइट की बात करूं, जो क्या है, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, यह थोड़ा कैसा धूसर रंग का होता है, धूसर रंग का, और थोड़ा नरम पदार्थ है, धूसर रंग का और नरम पदार्थ है। मतलब हीरे जितना कठोर नहीं होता, हीरे जितना कठोर नहीं होता, ग्रेफाइट थोड़ा मुलायम पदार्थ, भंगुर प्रकृति का होता है। कैसा, भंगुर प्रकृति का होता है। और यहाँ चिकना और फिसलनशील पदार्थ है। कैसा, चिकना व फिसलनशील पदार्थ है ग्रेफाइट, फिसलनशील पदार्थ है ग्रेफाइट। कैसा होता है, धूसर रंग का होता है, प्लस भंगुर प्रकृति का होता है, और चिकना व फिसलनशील पदार्थ है ग्रेफाइट। और यह चमकीला पदार्थ है। ग्रेफाइट कैसा होता है, चमकीला पदार्थ है। हीरे की चमक ज्यादा होती है, लेकिन ग्रेफाइट भी क्या है, चमकीला पदार्थ है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का एक और अपरूप है फ्लोरीन, फुलरिन, एक और अपरूप है फुलरिन।
कार्बन के 3 अप्रूव की बात करी है मैंने, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, तीनों में से एक 100% पूछेगा एग्जाम में। एक फिक्स ना है, एक फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो अगर मैं फुलरिन की बात करूं, तो फुलरिन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। फुलरिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है। कैसी? फुटबॉल के समान होती है फुलरिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फुलरिन की फुटबॉल के समान होती है। प्लस इसका नाम किसके ऊपर पड़ा? जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार है, अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार है जिसका नाम है बंकमिस्टर फुलर, उसके नाम पे फुलरिन का नाम रखा गया। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार, प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर के नाम के ऊपर किसका नाम रखा गया? फुलरिन का नाम रखा गया। किसके ऊपर? अमेरिका के वास्तुकार के नाम के ऊपर रखा गया। इसका जो ये सर्वाधिक स्थायी और C60 सबसे स्थायी फुलरिन है। सबसे स्थायी फुलरिन कौन सा है? C60। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना इसका, ये नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक क्या होते हैं कि कार्बन परमाणुओं के बीच, जिन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध प्रेजेंट होता है, एकल बंध से जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जिन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध प्रेजेंट होता है, जिन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, वह परमाणु कौन से हो गए? संतृप्त। और असंतृप्त यौगिक जिनके बीच द्विबंध, जिन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, जिन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, वह यौगिक कौन से कहलाएंगे? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त की बात करूं तो जिनके बीच में, जिन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एकल आबंध उपस्थित हो, वह यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, हाइड्रोकार्बन बिल्कुल इजी पॉइंट है ये, छोटे छोटे जो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोकार्बन की बात करूं मैं तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही अपने को पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। नाम से क्या पता चल रहा है? हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब जो यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन से मिलके बने हो, वह यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। वह क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। मतलब जो यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन से मिलके बने हो, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने हो, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलता है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण। मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, CH4, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने यौगिक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने यौगिक है। जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, एथेन हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो ये किस में आते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिकों में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति जो है, इसमें क्या किया जाता है? IUPAC पद्धति में क्या किया जाता है? IUPAC पद्धति में क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। जो भी
आयुपीसी पत्ती के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। आयुपीसी पत्ती के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। आयुपीसी पत्ती के अंदर क्या किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? आयुपीसी पत्ती के अंदर किया जा सकता है। कैसे? जैसे देखो, कार्बनिक यौगिक, जैसे देखो मैंने मेथेन ले लिया, एथेन ले लिया, मेथेन ले लिया, एथेन ले लिया, मतलब हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उनका पूर्व लग्न, ठीक है, पूर्व लग्न, अणु की संख्या के आधार पर उनका, बंध के आधार पर उनका अनुलग्न, और अनुलग्न और पूर्व लग्न को जोड़ के, अनुलग्न और पूर्व लग्न को जोड़ के उनका नाम रखा जाता है। जैसे देखो C1 है, C1 है तो इसका नाम C1 क्या हो जाएगा? मैथ। C2 क्या हो जाएगा? एथ। C3 क्या हो जाएगा? प्रॉप। C4 ब्यूट। तो ये नाम कौन से हो गए? पूर्व लग्न। ये नाम कौन से हो गए? पूर्व लग्न। मतलब कार्बन के जो आगे वाले जो कार्बन के नाम है वो कौन से हो जाएंगे? पूर्व लग्न। और जो हाइड्रोजन के होंगे वो कौन से होंगे? अनुलग्न। वो कौन से होंगे? अनुलग्न। C5, C6, C7, C8 और C9। C5 का हो गया पेंट, C6 का हो गया हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नॉन। C10 का हो जाएगा डेक। तो ये कौन से नाम है? पूर्व लग्न नाम है। जो कार्बन के नाम आएंगे वो पूर्व लग्न आएंगे, जो हाइड्रोजन के नाम आएंगे वो अनुलग्न आएंगे। दोनों को मिला के उनका आयुपीसी नाम बनाया जाता है। तो अनुलग्न का नाम का निर्धारण, ये तो हो गया पूर्व लग्न नाम का निर्धारण। ये कौन से हो गए? पूर्व लग्न नाम का निर्धारण। अब अनुलग्न नाम के निर्धारण की बात करूं, अनुलग्न नाम के निर्धारण की मैं बात करूं, अनुलग्न नाम निर्धारण, तो पहला हो गया एल्केन श्रेणी। पहला कौन सा हो जाएगा? एल्केन श्रेणी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। तीसरा कौन सा हो जाएगा? एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। मतलब जो आगे वाले जो पूर्व लग्न नाम थे वो हो जाएंगे मैथ, एथ, प्रॉप। लेकिन जो अनुलग्न नाम होंगे वो किसकी श्रेणी में आएंगे? एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। मतलब एल्केन श्रेणी में कौन सा नाम आता है? एन। पीछे क्या लगता है? एन। तो आगे वाला पूर्व लग्न नाम क्या हो जाएगा? मैथ। पीछे वाला अनुलग्न नाम क्या हो जाएगा? एन। तो क्या बन गया नाम? मेथेन। नाम क्या बन गया? मेथेन। तो ये पीछे वाले नाम है। और जो एल्कीन श्रेणी के होंगे वो होंगे इन, एथिल, प्रोपीन। इन लग गया पीछे, प्रॉप के पीछे इन लगते क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसमें हो जाएगा आइन। प्रॉप के पीछे आइन लगाते ही प्रोपाइन। तो प्रॉप क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न। आइन क्या हो जाएगा? अनुलग्न। दोनों को मिला दो, प्रोपाइन, प्रोपीन, प्रोपेन। तो ये कौन से नाम हो गए? अनुलग्न, अनुलग्न। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, एल्केन का नामकरण नेक्स्ट पॉइंट देखना, ये नोट कर लिया।
समजातीय श्रेणी की, समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय श्रेणी क्या होती है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। मतलब जो जैसे ये कार्बन की कोई श्रृंखला है, मान लो CH3 CH2, CH3 CH2, यह कोई कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला है। तो इसमें क्या होता है कि समजातीय श्रेणी मतलब ऐसे यौगिकों की श्रेणी, हाइड्रोजन कार्बन यौगिकों की श्रेणी जिसमें जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, जैसे मैं Cl2 की रिएक्शन करवा दूं, Cl2 की मैंने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी Cl2 जुड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी Cl2 जुड़ेगा। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? क्लोरोएथेन। तो एक ही प्रकार का समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे, एक ही प्रकार का प्रयागात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करे, वह अभिक्रिया या वह श्रेणी कौन सी कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। वह क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है कि कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला को, कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला में हाइड्रोजन को, किसको? हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रयागात्मक समूह प्रतिस्थापित करे, वह क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। अब देखो कार्बन यौगिकों की नाम पत्ती की अपन बात करें, कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति की बात करें जैसे हैलोजन परमाणु, जैसे हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु कितने होते हैं? हैलोजन परमाणु 4। कितने होते हैं हैलोजन परमाणु? 4। हैलोजन परमाणु कितने होते हैं? 4। ठीक है, मैं बात करूं हैलोजन परमाणु की, तो हैलोजन परमाणु कितने होते हैं? क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो और ये कुछ हैलोजन परमाणु है। तो अगर मैं हैलोजन परमाणु की बात करूं तो अगर हैलोजन परमाणु अगर किसी कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला के ग्रुप में आते हैं तो उनका नामकरण कैसे होगा? अगर किसी जो हैलोजन परमाणु समूह जुड़ा हुआ है तो क्या उसका नाम होगा? तो देखो जैसे CH4Cl, CH4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। CH4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। तो देखना कि CH4 के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? जो हैलोजन परमाणु का नाम होगा वो क्या होगा? पूर्व लग्न होगा। हैलोजन परमाणु का नाम आगे आएगा। हैलोजन परमाणु का नाम कहाँ आएगा? आगे आएगा। तो क्या नाम होगा इसका? क्लोरो, और पीछे किसका नाम आएगा? कार्बन श्रृंखला का, क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन। अगर यहाँ ब्रोमो होता, Br होता तो नाम क्या होता? ब्रोमोमेथेन। क्या नाम होता? ब्रोमोमेथेन। यहाँ Br अगर जुड़ा हुआ होता तो जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो हैलोजन परमाणु का नाम पहले आएगा तो क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन नाम बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर अल्कोहल परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर अल्कोहल परमाणु जुड़ा हुआ है, अल्कोहल परमाणु जुड़ा हुआ जिसको अपन OH से डिनोट करते हैं, तो अगर देखो जैसे CH3 CH2OH, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ। तो इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम क्या रहेगा? एथेनॉल। क्या रहेगा? एथेनॉल। तो अल्कोहल समूह अगर जुड़ा हुआ है तो उसका नाम पीछे आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल। ऑल
इसका क्या होगा, ऑल, तो पीछे क्या लगेगा, एथेनॉल, एल्कोहल। तो अगर एथेनॉल समूह जुड़ा हुआ है तो नाम क्या बन जाएगा अपने, एथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट देखना, जैसे कीटोन, कीटोन जुड़ा हुआ है, अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कीटोन ग्रुप में क्या होगा, ऑन, कीटोन ग्रुप में पीछे क्या आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन। तो अगर यहाँ कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में जुड़ता है, कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में जुड़ता है, दोनों साइड क्या जुड़े रहता है, कार्बन जुड़े रहते हैं, तो ये क्या बनेगा, एथेनॉन, क्या बनेगा, एथेनॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ हो, अगर अल्कोहल या कीटोन की जगह एल्डिहाइड समूह हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो CHO, तो L क्या आएगा, L। तो अगर CH3 CH2 CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन श्रृंखला के साथ, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनेल, एथेनेल। एल मतलब जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ उसका, और कार्बन कितने हैं अपने पास, 2 है, तो एथेन, तो एथेन प्लस एल बराबर एथेनेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या होगा, COOH, ऑइक, कार्बोक्सिलिक का क्या होगा, ऑइक। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक, पीछे क्या लग जाएगा, ऑइक लग जाएगा, कार्बन से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है तो पीछे क्या लगेगा, ऑइक लग जाएगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, कार्बन अपने पास 2 है, ऑइक समूह जुड़ते ही क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, नाम क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण की बात करें अपन, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण की बात करें, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म की बात करें, जो भी कार्बनिक यौगिक है वो तो भौतिक गुणधर्म अपन ने देख लिए। अब देखो अपन रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं दहन। दहन मतलब कार्बनिक यौगिकों का जब दहन किया जाता है, जब कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है, तो पहला क्या देखते हैं अपन, दहन की बात करें, दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, मतलब अगर किसी कार्बनिक यौगिकों का दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक तो कुछ यौगिक प्राप्त होंगे अपने को, कुछ यौगिक प्राप्त होंगे, प्लस क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश और यौगिक प्राप्त होगा, कब, जब कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, दहन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं कार्बन का, तो कार्बन यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक है, अगर इसका मैंने दहन किया तो क्या प्राप्त हुई, एक तो CO2 प्राप्त हुई, प्लस क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, प्लस प्रकाश प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, प्रकाश प्राप्त होगा। तो अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ, जब मैंने कार्बनिक यौगिकों का दहन किया तो क्या क्या प्राप्त हुआ, CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। ठीक है, तो दहन करने पर ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, प्लस प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे मैंने मेथेन का एग्जांपल ले लिया, अगर अपन इसका दहन करते हैं तो क्या प्राप्त होगी, तो क्या प्राप्त होगी, CO2 प्लस H2O, और उसके साथ क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, प्लस प्रकाश का उत्सर्जन होगा।
तो अगर मेथेन का दहन करवाया तो अपने को क्या क्या प्राप्त हुई, CO2 प्राप्त हुई प्लस H2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश का प्राप्त हुआ। तो ये तो था कार्बनिक यौगिकों का पहला रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण दूसरा रासायनिक गुण इसका देखते हैं, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण देखें तो जब कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत किया जाता है तो जो अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जो अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। दहन करने के बाद उसको ऑक्सीकृत इजीली किया जा सकता है। जैसे अल्कोहल को ऑक्सीकृत करे तो वो किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो ये देखना CH3CH2OH, इसका अपन ने ऑक्सीकरण करवाया, किसकी प्रेजेंट, KMnO4 प्लस ऊष्मा की प्रेजेंट। तो किस में चेंज हो गया ये CH3COOH। जो अल्कोहल था वो किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अम्ल में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऑक्सीकारक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अन्य यौगिकों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। जो अन्य यौगिकों को ऑक्सीजन देने की, अन्य को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, थर्ड पॉइंट देखना, संकलन अभिक्रिया। थर्ड पॉइंट देखना, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया तो ऐसे यौगिक जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें चेंज हो रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहे हैं, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संकलन अभिक्रिया। जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ क्या है, यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किसमें चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यह किसमें चेंज हो रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें चेंज हो रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा है। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखना, ठीक है, जो डबल बॉन्ड था वो किसमें चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें चेंज हो गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंज हो गए। यहाँ देखो जो उत्प्रेरक यूज हो रहा है वो कौन सा उत्प्रेरक यूज हो रहा है, निकल और पैलेडियम। कौन सा उत्प्रेरक यूज हो रहा है, निकल और
पैलेडियम। निकल उत्प्रेरक जो होता है, निकल उत्प्रेरक जो होता है वह क्या करता है, वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदलता है। वनस्पति घी को किस में चेंज करता है, वनस्पति तेल में, वनस्पति तेल में चेंज करता है। कौन, निकल उत्प्रेरक का यूज कहाँ किया जाता है, वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदलने के लिए। नेक्स्ट देखना अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखना रासायनिक गुण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट चौथा रासायनिक गुण देखना प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा अभिक्रिया होती है। ये किसके द्वारा होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। यह अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा। यह क्या होता है, यह क्या होती है कि प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के अंदर क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन किया जाता है। क्लोरीन क्या करता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ का, जो ये मान लो ये कोई हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, यह क्या है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो क्लोरीन द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा एक एक हाइड्रोजन हटाए जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जो क्लोरीन ने क्या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर खुद लग गया। तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाई। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाई, प्रतिस्थापन। यहाँ क्या कर रहा है, क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पर लग रहा है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, खुद उसके स्थान पर लग रहा है, वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताती हूँ। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एक ना एक के बारे में पूछता है, 100% एक का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। किसका, जो कार्बनिक यौगिक अब मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से समझ लेना। जैसे पहला देखो एथेनॉल, पहला देखो एथेनॉल। एथेनॉल की बात करूं मैं, एथेनॉल की बात करूं तो नाम से आपको पता चल रहा होगा पीछे क्या लगा हुआ है, ऑल समूह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑल समूह लगा हुआ है। ऑल मतलब OH, ऑल मतलब OH, OH समूह ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो एथेनॉल का दूसरा नाम क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑल समूह जुड़ा हुआ है। क्या, ऑल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसके भौतिक गुणधर्म देखना, ये क्या होता है, एक रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन द्रव है। रंगहीन द्रव है। इसका यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, टिंचर में, आयोडीन में, सिरप, कप में इसका यूज किया जाता है। टिंचर के रूप में दवाइयां, औषधियों के रूप, औषधियां भी बनाई जाती है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, टिंचर में, कफ में, सिरप, आयोडीन। तो औषधियों के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसके रूप में, औषधियों के रूप में इसका यूज किया जाता है एथेनॉल का। ठीक है,
अब देखो इसके रासायनिक गुण की बात करें अपन, अब इसको क्या करते हैं, किसी भी मात्रा में जल में मिलाया जा सकता है। और इसका जो गलनांक व क्वथनांक की बात करें, गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक हो गया 351 केल्विन हो जाएगा, और गलनांक इसका हो जाएगा 156 केल्विन। इसका गलनांक कितना हो जाएगा 156 केल्विन, और क्वथनांक कितना हो जाएगा 351 केल्विन। क्यों, ये क्या है, बहुत अच्छा विलायक है, जल में इसको किसी भी अनुपात में घोला जा सकता है, किसी भी अनुपात में इसको घोला जा सकता है। इसके रासायनिक गुण की बात करें तो पहला देखना दहन, दहन मतलब एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। दहन का मतलब क्या हो गया, एथेनॉल की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है अपने को, जल व कार्बन डाइऑक्साइड, जल व कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CH2O5OH, यहाँ एक एथेनॉल है। एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाई मैंने, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ मतलब दहन करवाया, इसका जलाया। तो क्या प्राप्त हुई, एक तो CO2 प्राप्त होगी अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड यस, दूसरा अपने को क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, दूसरा अपने को क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट इसका देखना पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यह क्या करता है, एथेनॉल, यहाँ एथेनॉल क्या करता है, एथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है, किसमें, एथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या किया, एथेनॉल को किसमें चेंज कर दिया, एथेनोइक एसिड में। एथेनॉल किसमें चेंज हो जाएगा, एथेनोइक एसिड में। तो इसकी रिएक्शन देखना, ये अपने पास एथेनॉल है, ये अपने पास एथेनॉल है, KMnO4 किसमें चेंज हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल में, किसमें चेंज हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, एथेनोइक अम्ल से क्रिया, अगर अपन अल्कोहल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करवाते हैं, किसकी, एथेनॉल की रिएक्शन, तो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया देखना है इसकी, एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो एथेनोइक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या बोला जाता है, सिरका बोला जाता है। इसका गलनांक कितना होता है, 291 केल्विन। गलनांक कितना होगा, 291 केल्विन होगा। फिर अपन देखते हैं कि एथेनोइक अम्ल को जल में घोला जा सकता है, किसी भी अनुपात के अंदर एथेनोइक अम्ल को जल में घोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। यह कैसा होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन होगा, वह कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा। वह कैसा होगा, तीक्ष्ण मतलब तीखी गंध वाला होगा, कलरलेस होगा, तीखी गंध का होगा। अब अपन बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। अपन इसके रासायनिक गुण की बात करें तो ये चीजें नोट कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो पहला देखना एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। पहला देखना एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब एथेनोइक अम्ल के किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एस्टर बनता है।
जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाए, एल्कोहल के साथ करवाए किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एस्टर प्राप्त होगा। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखना रिएक्शन, मैंने एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। अपने को क्या प्राप्त होगा, एस्टर। यह क्या प्राप्त हुआ, एस्टर प्राप्त हो गया अपने को। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एथेनोइक अम्ल के साथ करवाने पर एस्टर बनता है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये चीज नोट करना। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन देखो क्षारक के साथ। नेक्स्ट अपन किसके साथ करवा रहे हैं, क्षारक के साथ। क्षारक के साथ किसकी, एथेनोइक अम्ल की। किसकी, एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन क्षारक के साथ करवाओ तो अगर मैं मान लो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया मैंने करवा दी NaOH के साथ, यह NaOH क्या है, एक क्षारक है। NaOH क्या है, एक क्षारक है। तो मैंने एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, क्षारक के साथ करवाई, तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एथेनोएट। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एथेनोएट। क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट प्राप्त हुआ। यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ करवाने पर सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना इसका, नेक्स्ट अपन बात करें साबुन व अपमार्जक की। साबुन व अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक की। साबुन व अपमार्जक, तो साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, बहुत ही पुराने, साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है। साबुन क्या है, बहुत पुराने अपमार्जक है। तेल तथा वसा को, तेल तथा वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके किसका निर्माण किया जाता है, साबुन का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, साबुन का निर्माण किया जाता है। तो इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा वाले अम्लों जैसे एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है, तो इन अम्लों की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम के साथ, सोडियम या पोटेशियम या फिर ग्लिसरीन बनते हैं। क्या बनता है, ग्लिसरीन बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। मतलब कि जब अपन बहुत पुराने जो अपमार्जक हैं, बहुत पुराने जो अपमार्जक है, पुराने पड़े हुए पहले के टाइम के, उनकी अभिक्रिया अगर अपन उनकी रिएक्शन अपन स्टायरिक एसिड या फिर ओलिक अम्ल या फिर अम्लों के सोडियम व पोटेशियम व ग्लिसरीन बनते हैं। अम्लों के सोडियम या पोटेशियम व ग्लिसरीन बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे स्टेरिन वसा ले ली अपन ने, जैसे अपन ने स्टेरिन वसा ले ली, CH3O, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, स्टेरिन वसा। ये अपने पास क्या है, स्टेरिन वसा, जिसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, क्षार के साथ।
ये अपने पास क्या, स्टेरिन वसा, जिसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई मैंने, क्षार के साथ करवाई, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, साबुन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, साबुन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो साबुन क्या है, कोलाइडी विलियन है। साबुन क्या है, कोलाइडी विलियन है। ये मान लो ये साबुन है, ये साबुन है, यहाँ पे क्या जुड़े हुए, सोडियम। तो ये पानी के अंदर घुल के जो आयनिक भाग होगा वो तो बाहर की तरफ रहेगा, जो आयनिक भाग होगा वो बाहर की तरफ रहेगा। दूसरा वाला भाग क्या करेगा, जो भी तेल की बूंद है उसके चिपक के उसको कपड़े से अलग कर देगा। ठीक है, तो ये अपना पास साबुन का फॉर्मूला है C17H35COONA। ठीक है, नोट करना ये चीज। साबुन क्या है, कोलाइडी अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। साबुन क्या रहते हैं, कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। साबुन क्या रहते हैं, कोलाइडी अवस्था में रहते हैं, त्वचा के लिए बिल्कुल कोमल रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहेंगे, कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। प्लस त्वचा के लिए क्या रहते हैं, बिल्कुल कोमल रहते हैं। सोडियम पोटेशियम लवण जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। और इनका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में, स्वच्छता में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन का नॉर्मली सबको पता है साबुन के बारे में, स्वच्छता में इसका यूज किया जाता है। और कोलाइडी अवस्था में रहते हैं, त्वचा के लिए बिल्कुल कोमल होते हैं। और यहाँ जो होते हैं शेविंग क्रीम, शैम्पू, नहाने का साबुन में पोटेशियम लवणों का उपयोग किया जाता है। किसमें, शेविंग क्रीम और इसके अलावा होगी शैम्पू। इनके अंदर शैम्पू वगैरह है, इनके अंदर साबुन का यूज, इसके अलावा इनके अंदर जो पोटेशियम लवणों का उपयोग भी किया जाता है साबुन बनाने में। पोटेशियम लवणों का उपयोग कहाँ किया जाता है, शैम्पू है, शेविंग क्रीम हो गई, नहाने का जो साबुन हो गया, इसके अंदर यूज किसका किया जाता है, किसका किया जाता है, पोटेशियम लवणों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अपमार्जक। अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक क्या होते हैं, शोधन अभिकर्मक होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, बिल्कुल शोधन अभिकर्मक होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, शोधन अभिकर्मक होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, शोधन अभिकर्मक होते हैं, जिसे साबुन के सभी गुण होते हैं। किसके अंदर, अपमार्जक के अंदर भी साबुन के सभी गुण प्रेजेंट होते हैं। अपमार्जक के अंदर भी साबुन के सभी गुण पाए जाते हैं, परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते, ये एक साबुन नहीं है, ये क्या है, शोधन अभिकर्मक है, ये साबुन नहीं है, लेकिन इसके अंदर साबुन के सारे गुण प्रेजेंट रहेंगे। इसके अंदर साबुन के सारे गुण प्रेजेंट रहेंगे। यह मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ क्या है, मृदु जल और कठोर जल दोनों में उपयोग हो जाता है, दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्या रहेगा, मृदु जल में भी प्रयुक्त हो जाता है, कठोर जल के अंदर भी प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन साबुन जो रहता है वो कठोर जल में प्रयुक्त नहीं होता। ये ध्यान रखना, साबुन कठोर जल के में प्रयुक्त नहीं होता है। यह मृदु जल और कठोर जल दोनों में प्रयुक्त हो जाता है अपमार्जक। ठीक है, और इन्हें साबुनीकरण साबुन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, साबुनीकरण साबुन भी कहा जाता है। इनका नाम दिया गया है साबुनीकरण साबुन। क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, साबुनीकरण साबुन। ठीक है, साबुनीकरण साबुन नाम दिया जाता है। यह बर्फीले जल में भी झाग दे देता है, कठोर जल में देते हैं प्लस मृदु जल में भी झाग देते हैं। और यह जो बर्फीला जल होता है, बर्फीला जल होता है उसमें भी ये झाग देते हैं। अपमार्जक ना, साबुन नहीं देते लेकिन अपमार्जक देते हैं।
ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ ठोस, द्रव, पाउडर आदि सभी रूपों में पाया जाता है। यहाँ ठोस के रूप में भी मिल जाएगा आपको, द्रव के रूप में लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, एक पाउडर के रूप में भी आपको मिल जाएगा क्या, अपमार्जक। ठोस के, द्रव, सभी अवस्थाओं में यह मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, नेक्स्ट देखना मिसेल संरचना, साबुन की मिसेल संरचना। अब देखना मिसेल संरचना, मिसेल संरचना। अब देखो मिसेल संरचना का निर्माण। मिसेल संरचना कैसी होती है, जैसे कोई कपड़े पर दाग लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए साबुन ने क्या करता है, मिसेल संरचना का निर्माण करता है। कैसे, कैसे कि हाइड्रोकार्बन भाग, मतलब ये साबुन के दो भाग होते हैं। जो C17H35 वाला भाग होता है वह ध्रुवीय भाग कहलाता है। वह कौन सा कहलाता है, ध्रुवीय भाग कहलाता है। वह कौन सा कहलाएगा, ध्रुवीय भाग। और इसको अपन सिर भी बोल सकते हैं, ध्रुवीय भाग या सिर भी बोला जाता है। मान लो ये कोई मिसेल संरचना है, ये मिसेल संरचना है। ये एक मिसेल संरचना का निर्माण करता है। यह है एक मिसेल संरचना। तो दूसरा जो भाग हो जाएगा वो होगा द्रव विरोधी भाग। यह जो भाग हो जाएगा वह हो जाएगा द्रव विरोधी भाग। मतलब यह द्रव विरोधी भाग है। यह क्या है, जल स्नेही भाग है। तो यह जल में घुलता है और यह किस में घुलता है, यह किस में घुलेगा, तेल की बूंदों के पास जाके चिपक जाएगा और तेल की बूंदों को अलग कर देगा उस कपड़े से। तो ऐसे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो जो दूसरा वाला हिस्सा होगा, जो सिर वाला हिस्सा होगा, वो क्या करेगा, जल में घुलेगा। और जो दूसरा वाला अध्रुवीय भाग होगा वह तेल की बूंद पे जाके चिपकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं जिससे कपड़े धुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। चौथा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है या कोई डाउट रह गया है तो मुझे वापस पूछ लेना। और इसकी फुल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, फुल वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें देख लेना, और डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट है चौथे चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहो मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।